हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की मेमोरीज के बारे में। कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरीज यूज होती है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, जो हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाए मेमोरीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है कैसर अहमद और आप देख रहे हैं अपनी चैनल एरा टेक ज़ोन। तो दोस्तों, मेमोरी यूनिट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरीज होती है जिनमें डेटा स्टोर होता है। जो डेटा होता है आपका कंप्यूटर, वो डेटा स्टोर होता है इन मेमोरीज। और डेटा स्टोर इसलिए किया जाता है बिकॉज कंप्यूटर चाहता है कि जो डेटा उसको चाहे उसको इमीडिएट एक्सेस करना, उसको डेटा को एक्सेस करना है जल्दी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को आप कोई डेटा देते हो, उसको बोलते हैं कि आप ये प्रोसेस करो, लेकिन वो डेटा किसी जगह अवेलेबल होना चाहिए ताकि प्रोसेसर उसको फैच करे और उससे जो है प्रोसेसिंग के लिए ले ले। तो वही डेफिनेशन है कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू द स्टोरेज डिवाइस, यानी ऐसे डिवाइस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड फॉर इमीडिएट एक्सेस बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर्स होता है। जो बाइनरी नंबर्स आपने सुना होगा, बाइनरी नंबर्स आर द डिजिट 0 एंड 1, और 0 को सिग्नल को बिट बोलते हैं, 1 को भी बिट बोलते हैं। तो एक्चुअली में जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो इन टर्म्स ऑफ बिट्स होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंप्यूटर से डेटा जा रहा है और इस मेमोरी यूनिट में स्टोर हो रहा है, और मेमोरी यूनिट से डेटा कंप्यूटर में जा रहा है। तो दोनों चीजों के लिए जरूरी है कि इसको डेटा फैच करना फ्रॉम द मेमोरी और मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर भी करना है। अगर हम कंप्यूटर में मेमोरीज की टाइप्स के बारे में बात, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। इसको मेन मेमोरी से भी बोला जाता है और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी बोला जो है कहा जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी याद किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके ऑब्जेक्ट में आएगी प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, and secondary memory is also known as auxiliary memory and external memory of the computer। तो प्राइमरी मेमोरी जितने भी मेमोरीज होते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरीज वो डायरेक्टली एक्सेस करते हैं प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर उनसे डेटा को डायरेक्टली फैच करता है। उसमें कोई चैनल की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डेटा फैच करेगा प्रोसेसर और उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करेगा और उनको वापस डेटा प्रोवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू or a computer, it plays a crucial role in storing and providing, यहाँ पे providing data and instructions to the CPU for immediate processing। यानी immediate processing का मतलब है प्रोसेसर को डेटा चाहिए, वो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा मांगेगा। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्ट करते हैं कंटैक्ट प्रोसेसर के साथ, इन टच होते हैं और उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसर को। प्रोसेसर इनसे डेटा फैच करता है प्राइमरी मेमोरी से और डेटा को प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ा, जो क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होती है और जो प्राइमरी मेमोरीज है उनकी स्पीड भी फास्ट होती है और इस डेटा प्रोसेसर को देते हैं और प्रोसेसर उस डेटा को सॉल्व करता है जो काम आपने करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं यूज इट फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। यहाँ पे ये जो ये मेमोरीज है ये लॉन्ग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें डेटा आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हो, यानी परमानेंट स्टोर करते हो और बहुत टाइम के लिए स्टोर करते हो। आप चाहते हो कि ये डेटा में परमानेंट स्टोर करूं और बहुत टाइम के लिए स्टोर करूं, तो उस टाइम आप सेकेंडरी मेमोरीज का यूज करते हो और सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हो। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, यहाँ से डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरीज का इस्तेमाल होता है, जो हम आने वाले जो है नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरीज को वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर मींस इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर ऑफ होता है तो यहाँ से इस मेमोरी के अंदर से कंटेंट लॉस्ट हो जाते हैं और आपका कंटेंट नहीं मिलेगा। और इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे आप सेकेंडरी मेमोरी को देख सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मींस इट्स रिटेन्स डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। चाहे आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या ना हो जाए, इसके अंदर जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो इरेज नहीं होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरीज। जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स प्राइमरी मेमोरीज का बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला बॉक्स आप प्राइमरी मेमोरीज का देख सकते हो, ये वाला बॉक्स आप सेकेंडरी मेमोरीज का देख सकते हो। और यहाँ पे आप मान लो ये सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है। प्राइमरी मेमोरी से क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली डेटा प्रोसेसर में आ जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग, यानी डेटा सॉल्व करना है प्रोसेसर को। और प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी से, चाहे वो रैम हो रोम हो, यहाँ से डेटा को डायरेक्टली फैच करेगा और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और वापस भी डायरेक्टली इसे देगा। दैट मींस दीज टू मेमोरीज आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट टू विद ईच अदर। they can directly contact with each other, they can directly communicate with each other without hurdle, without having any
थर्ड मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कांटेक्ट में है, यानी प्रोसेसर को डेटा बेच रहे हैं और प्रोसेसर उस डेटा को जो है प्रोसेस करता है। अगर हम अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी सबसे पहले डेटा प्राइमरी मेमोरीज में भेजेगा। यानी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो यहाँ से पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। एक्चुअली में क्या करना है, कंप्यूटर डेटा आपका करते हो, आप चाहते हो कि प्रोसेसर जो है प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को लाए और प्रोसेस करे। आपका डेटा एक्चुअल में सेकेंडरी स्टोरेज में है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज क्या होगा, पहले प्राइमरी मेमोरी में डेटा आ जाएगा, पहले रैम में आ जाएगा। जो आपकी कंप्यूटर में रैम होती है, जो आपकी लैपटॉप में रैम होती है, जो आपके मोबाइल में जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें रैम होती है। तो सबसे पहले जो आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज है वहां से डेटा पहले रैम में आ जाएगा, पहले जो है प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, और उसके बाद प्राइमरी मेमोरी उसको सप्लाई करेगी प्रोसेसर में, और इसी तरह प्रोसेसर वापस सप्लाई करेगा प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी इसको सेकेंडरी मेमोरीज में जो है वापस सप्लाई करेगा। ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत एनिमेटेड ग्राफ में मैंने दिखा है कि सेकेंडरी मेमोरी से पहले डेटा प्राइमरी मेमोरी में आएगा, प्राइमरी मेमोरी से डेटा फिर जो है प्रोसेसर में जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग, और प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से डेटा आपको ये डिस्टिंग्विश जो आप बोल रहे कि डिफरेंशिएट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो ये आपको समझ आया होगा। होपफुली समझ आया तो एक लाइक तो बनता है, और लाइक के साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, सो दैट के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के साथ साथ अच्छे वीडियोस आपको जल्दी ही नोटिफाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ प्राइमरी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो, अगर हम पहले बताएंगे, रैम प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। रैम क्या करता है, जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हो, कोई फाइल आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपने ठीक है, आपने कोई एप्लीकेशन ओपन किया, आपने फेसबुक एप्लीकेशन ओपन की, आपने वर्ड ऐप ओपन किया, आपने एक्सेल ओपन किया, तो वो फाइल, वो जो एप्लीकेशन है, वो सबसे पहले रैम उसको स्पेस देगी, फॉर टेम्परेरी स्पेस देगी, अपने अंदर रखेगी। तो ये बोल रहे कि रैम क्या करता है, रैम क्या आपके डेटा को टेम्परेरी स्टोरेज देता है, ताकि सीपीयू उस डेटा को हैंडल कर सकते विद इन स्पीड में हैंडल कर सकते। इसलिए रैम उसको हम टेम्परेरी मेमोरी करते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को या डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो सीपीयू एग्जीक्यूशन के दौरान रैम उसे अपने पास रखेगा, और अपने पास रखने के साथ साथ कहाँ पे भेजेगा, कहाँ उसको जाना है, प्रोसेसर में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम दूसरी लाइन को देख सकते हैं कि it allows for random access memory, means any allocation in RAM can be directly accessed without to read through the entire memory sequentially। यानी कि डायरेक्टली कांटेक्ट में है, जो मैंने ऑलरेडी पहले को डिस्कस कर दिया कि रैम डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रोसेसर के साथ, इसके अंदर डेटा है, ये प्रोसेसर को भेजता है, प्रोसेसर उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के बाद आपके जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो फिर से रैम में आ जाता है डेटा। ठीक है, वो रैम में तब तक डेटा रहेगा जब तक, आप देख सकते हो यहाँ पे, रैम कंटेंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड और रिमूव। रैम के अंदर जो डेटा होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता जाता है। आपने अभी व्हाट्सएप ओपन किया, कुछ देर पर व्हाट्सएप को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो रैम से डेटा हट गया, दूसरी एप्लीकेशन ओपन कर दी, रैम के अंदर वो दूसरी एप्लीकेशन आती, और जब तक आपकी दूसरी एप्लीकेशन, कुछ देर बाद तीसरी एप्लीकेशन होगी। तो रैम के अंदर जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली चेंज होता जाता है। ये बोल रहे कि रैम कंटेंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड और रिमूव। या तो वो लोड किए जाते हैं या तो वो रिमूव किए जाते हैं रैम से। When the power is turned off or the system is restarted, the data in the RAM is lost। रैम की खुसूसियत है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, इसको आप वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और इसको आप साथ साथ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बोलता है कि ये जो डेफिनेशन की रैम क्या करता है, रैम टेम्परेरी डेटा को रखता है तब तक जब तक आप कंप्यूटर में पावर सप्लाई है। पावर चला गया तो आपके रैम से जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, आपके रैम में डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो रैम के कुछ दो टाइप्स है, रैम की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है एस रैम और डी रैम। एस रैम को स्टैटिक रैम बोलते हैं, स्टैटिक रैम, और डी रैम को डायनेमिक रैम बोलते हैं। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बना है, एक बहुत ही फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। जो एस रैम है वो बहुत ही फास्ट और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। यहाँ पे डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ये कंटिन्यूसली काम करता है, और ये बहुत टाइम तक जो अपने जो डेटा है इसके अंदर, उस डेटा को रिटेन कर सकता है, उस डेटा को रख सकता है जब तक आपका पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई चलेगी तो रैम के अंदर कंटेंट नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस रैम यूजेस फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स टू स्टोर ईच बिट ऑफ डेटा। इट इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द टाइप ऑफ रैम्स,
and it retains data as long as power is supplied. SRAM is commonly used in cache memory due to its high speed performance. बहुत फास्ट होते हैं। इसी तरह डायनेमिक रैम की बात करें, डायनेमिक रैम जो है डायनेमिक रैम में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया है, चार्जेस से बना है। इसमें आमतौर पर डिस्चार्जेस होने लगता है, जब भी कुछ टाइम के लिए चार्ज रहता है फिर डिस्चार्ज। इसलिए इस मेमोरी को, डायनेमिक मेमोरी को हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, इनको रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर्स की वजह से कैपेसिटर्स जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और डिस्चार्ज की वजह से जो वो डेटा को हमें फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर से चार्ज होने लगती है ये, ठीक है। तो कैपेसिटर्स यूज होते हैं इसमें। DRAM इज मोर अफोर्डेबल बट स्लोअर कंपेयर टू SRAM, ठीक है। आया होगा आपको समझ, ये बहुत स्लोअर है एज कंपेयर टू SRAM। इट इज कॉमनली यूज्ड एज द मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर। ये यूज किया जाता है एज ए मेन। अगर आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच जब आप देखते हो तो कुछ टाइम के लिए आप उसे रिफ्रेश मत करो। आप रिफ्रेश नहीं करते हो तो आपको वो पुराना ही रिकॉर्ड वहां पे दिखाता है, यानी वो दिखाता है 220 रन, वहां पे 2 विकेटें गिरी हुई होते हैं या 2 छक्के चले गए होते हैं, लेकिन वहां पे आपको फिर भी दिखा। फिर आप एक बार रिफ्रेश करते हो तो वहां पे आपको कंसेप्ट आएगा समझ DRAM का। DRAM को रिफ्रेश करना पड़ता है और अपडेटेड आपको अपडेट जो है करंट अपडेट्स जो देता है, जो करंट चीजें हैं वो अपडेट करता है। लेकिन वहां पे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक रैम है, वहां पे ऑटोमेटिक अपडेट्स होते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SRAM और DRAM का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं ROM की। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी। और जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहां पे रीड भी डेटा होता है, राइट भी डेटा होता है, यानी आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ROM कुछ उल्टी मेमोरी है, ठीक है, आप उल्टी नहीं बोल सकते। ROM भी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी। इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि चाहे आप पावर बंद करो चाहे ऑन रखो, इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो लॉस्ट नहीं होने वाले, वो परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं। यानी ROM प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है लेकिन डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। परमानेंट स्टोर इन द सेंस कि या सेमी परमानेंट बोल सकते हैं या परमानेंट बोल सकते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इट रिटेन्स इट्स डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ और स्टार्टेड। अनलाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हिच इज वोलेटाइल एंड टेम्पररी, ROM प्रोवाइड्स मोर स्टेबल एंड परमानेंट स्टोरेज सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे डेटा परमानेंट स्टोर होता है ROM के अंदर। और ROM के अंदर अब हम आगे बात करेंगे, ROM के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। ROM ने आपने सुना होगा, ठीक है। ROM एक मास्क रैम आती है, मास्क ROM आती है। मास्क ROM इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड को डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर ROM को फिट किया जाता है। और ROM पहले ही प्रोग्राम किया जाता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसको आप बोलते हैं फर्मवेयर। और ये फर्मवेयर एक इसको BIOS भी बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्किंग में लाया जाता है। हार्डवेयर कंपोनेंट जो है उनकी फंक्शनलिटीज, उनका काम क्या है, उनके बारे में जो पूरी जो प्रोग्राम है वो ROM में होती है। तो ROM को पहले जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसको ऑलरेडी प्रोग्राम किया जाता है, बाद में उसको चेंज नहीं किया। जब उसको प्रोग्राम किया जाए, जो वहां से आपने प्रोग्राम कर दिया, तो उसको बोलते हैं MROM। MROM के बाद दूसरी ROM है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी क्या है? आप यहाँ पे एक मेमोरी को तो रीड कर सकते हो, मेमोरी को प्रोग्राम कर सकते हो। प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी में क्या है? प्रोग्राम allows users to program the memory after the manufacturing process. The data is written into the memory using a special program equipment. यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप चाहते हो उसमें कुछ जो है प्रोग्राम करना, एक स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है, एक स्पेशल प्रोग्रामर ही इसको ये जो है प्रोग्राम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम स्पेशल प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट्स। तो प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो जिस मेमोरी को प्रोग्राम किया जा सकता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो अगर ROM ऐसी ROM है जिसको ROM है जिसको बनाने के बाद, मैन्युफैक्चर करने के बाद, उसके अंदर कोड होने के बाद उसको रिप्रोग्राम किया जाता है, उसको फिर से प्रोग्राम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम स्पेशल प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। वंस प्रोग्राम्ड द डाटा बिकम्स परमानेंट। जब उसको प्रोग्राम किया गया फिर वो फिर से परमानेंट बन जाता है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो उसके बाद है एक और टाइप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी आप डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। डेटा एक ऐसी टाइप ऑफ ROM है जिसमें डेटा को इरेज भी किया जा सकता है, प्रोग्राम भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे भी कंसेप्ट आ जाता है अल्टर UV लाइट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग UV लाइट। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में कैसे डेटा को इरेज और प्रोग्राम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्पेशल लाइट, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हो, लैब में इस्तेमाल किया जाता है और उसको प्रोग्राम किया जाता है। Once erased, new data can be programmed into the memory using a special programming equipment. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आप चीजों को चेंज कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कंप्यूटर से किसी प्रोग्रामर की जरूरत नहीं, किसी चीज की नहीं, ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉनिकली चेंज होना विदाउट यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, इट अलाउज फॉर सेलेक्टिव इरेजर एंड रिराइटिंग ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन. EEPROM is commonly used in application where frequent data updates are necessary such as BIOS setting. यानी कि आप देख सकते हो BIOS की सेटिंग होती है, BIOS में आपको डेट चेंज करना पड़ता है, टाइम चेंज करना पड़ता है, ठीक, कैलेंडर चेंज करना पड़ता है, अपडेट चेंज करने पड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली इन चीजों को करते हो, उसी को बोलते हैं EEPROM. तो आप बोल सकते हो कि आपका जो फर्मवेयर होता है वो EEPROM में स्टोर होता है, बाद में उसको जब रिकॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है. फ्लैश मेमोरी वो इस टाइप की मेमोरीज होती हैं जो आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, जैसे पेन ड्राइव वगैरह, इनको फ्लैश मेमोरीज बोलते हैं, ठीक है. इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम. अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट अबाउट रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सबसे पहले फर्मवेयर, रोम के अंदर फर्मवेयर होता है. फर्मवेयर का दूसरा नाम बायोस भी होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर. जिस बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर जो होता है, जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वर्किंग में लाता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जिससे चलते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स की सारी प्रोग्रामिंग इस बायोस के अंदर होती है. और सबसे पहले जब बूट प्रोसेस होते हैं, जब से आप कंप्यूटर को बूटिंग करते हो, जैसे लिखा है ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द कंप्यूटर फर्मवेयर stored in a ROM initiates the hardware components and loads the operating system into the memory. यानी इसका एक मैन जो आप बोल रहे हैं एक क्रिटिकल रोल होता है एट द इनिशियल स्टेज. जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कंप्यूटर को आपने ऑन किया, इसको बोलो बूटिंग. और बूटिंग के टाइम रोम की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि फर्मवेयर आ जाता है और फर्मवेयर आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, LCD, TFT, CPU वगैरह, ये वर्किंग में शुरू हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बायोस. और एक मेमोरी कैशे मेमोरी. तो कैशे मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रोम में भी ये आ सकता है, या कैशे मेमोरी एक रैम और रोम के बीच में एक और मेमोरी होती है कैशे में. कभी कभार रैम की जो स्पीड है वो कम होती है, और रैम की स्पीड कम होने की वजह से दूसरी मेमोरी आ जाती है. कैशे मेमोरी बहुत ही छोटी सी मेमोरी होती है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होती है. जैसे लिखा है कैशे मेमोरी स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू द प्रोसेसर. इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज बफर होल्डिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू फैच देम फॉर मैन मेमोरी. ये क्या करता है कि रैम से जब डेटा प्रोसेसर में आ जाता है, तो हो सकता है रैम की स्पीड कम हो जाए, लेकिन प्रोसेसर की स्पीड तो ऑलरेडी बहुत फास्ट होती है, तो रैम की से डेटा फैच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. तो इसके बीच में जो CPU, जो ये फ्लैश, जो ये कैशे मेमोरी है, इसके बीच में ये कैशे मेमोरी डेटा को बहुत ही स्पीड में फैच करते हैं. तो प्रोसेसर को चाहिए स्पीड में डेटा को फैच करना, प्रोसेसर क्या करता है, कैशे मेमोरी से डेटा को फैच करने लगता है. तो प्रोसेसर कैशे मेमोरी बीच में यूज होती है. आप जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले मेमोरी से कैशे मेमोरी में डेटा जाता है, कैशे मेमोरी से CPU में डेटा जाता है, और कैशे मेमोरी बीच में चैनल है जो इसके इनको दोनों को बैलेंस में रखता है, स्पीड को मिसमैच नहीं होने देता है. तो लेवल्स की बात करेंगे हम प्रोसेस कैशे मेमोरी की, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में कैशे मेमोरी आते हैं. लेवल 1 सबसे छोटी चिप होती है और ये प्रोसेसर के अंदर ही फिट होती है, लोकेटेड डायरेक्टली इनसाइड द प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर ही लगी होती है. सॉरी, जो कैशे मेमोरी की बात करोगे, कैशे मेमोरी जो है, कैशे मेमोरी छोटी सी चिप होती है और प्रोसेसर के अंदर ही कैशे मेमोरी को पाया जाता है. लेवल 2 की बात करोगे, कैशे अ लार्ज कैशे दैट स्टोर्स एडिशनल डेटा फॉर क्विक एक्सेस, जो बहुत ही डेटा को, यानी ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं. उतनी ज्यादा भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ बाइट्स में ये जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है. तो डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को बहुत ही लार्ज अमाउंट को डेटा को स्टोर करते हैं. कुछ और एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करने के लिए हम लेवल 2 कैशे मेमोरी का यूज करते हैं. और कैशे 3 की अगर आप बोलेंगे, लेवल 3 के बोलोगे, ये बहुत ज्यादा जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, या मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं, वहां पे लेवल 3 का इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो इस तरह दोस्तों कैशे मेमोरी के बाद में फिर वर्चुअल मेमोरी बोलेंगे. कभी कभार क्या होता है, आपकी रैम बहुत कम होती है, आप जब काम करते हो तो स्पीड बहुत कम होती है, तो स्पीड का अगर आपको कम, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एज ए वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हो, ताकि वहां से उसको एज ए रैम वो ट्रीट करता है और वहां से डेटा को फैच करते हैं. वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंपेंसेट बाय फिजिकल मेमोरी लिमिटेशंस बाय यूजिंग ए पोर्शन ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज एज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन मेमोरी. इट enables the computer to run programs larger than the available physical memory capacity. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको रैम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है रैम फुल है, तो आप सेकेंडरी स्टोरेज में डाल के कुछ ब्लॉक्स को, किसी फोल्डर को बनाओगे, वहां पे उसमें मेमोरी एडजस्ट करोगे, और उसके बाद अगर आप चाहते हो वहां पे उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करना, सो दैट कि वहां से डेटा डायरेक्टली फैच हो जाए, ठीक है, और वहां से डेटा डायरेक्ट फैच हो जाए, वो एज ए रैम वहां पे कंसिडर की जाए, तो एज ए वर्चुअल मेमोरी कंसिडर की जाए, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो.
तो उसके बाद सेकेंडरी मेमोरीज की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले आप हार्ड डिस्क की बात करोगे। हार्ड डिस्क का पुराना कंसेप्ट है गया, अब ज़्यादातर हार्ड डिस्क में चीज़ें नहीं आती, लैपटॉप भी हार्ड डिस्क में नहीं, कभी अब SSD का ज़माना है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंट बेस पे। सेकेंडरी मेमोरी है वो डेटा के, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, जीबी में डेटा होता है, टेराबाइट्स में डेटा होता है, गीगाबाइट्स में डेटा स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेट से रीड राइट हेड होता है, जो मैग्नेटिक प्लेट घूमता रहता है वो रीड राइट हेड, उसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने देखा ये जो है ये रीड राइट हेड है, ये मैग्नेटिक है, ये डिस्क घूमती है, वो रीड राइट हेड यहाँ पे इस डिस्क से डेटा को फैच करता है, रीड करता है और डेटा को राइट करता है। और इसीलिए इसकी साउंड भी आता है, जब आप कंप्यूटर चलाते हो थोड़ी बहुत साउंड भी आ जाती है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क मूव होती है और हो सकता है इसकी स्पीड में थोड़ी बहुत कम तो हो जाएगा क्योंकि डिस्क मूव हो रही है, ठीक है। और डिस्क में, लेकिन इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे SSD, जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। Solid state drive uses a flash memory technique to store data. They are faster, more durable and consume less power computer. हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क ज्यादा पावर सप्लाई लेगी क्योंकि उसमें डिस्क है, रीड राइट हेड है, ठीक है, उसमें प्लेट्स लगे हुए हैं, उसको पावर सप्लाई बहुत चाहिए। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, सॉलिड स्टेट एक चिप है और इस चिप में पावर सप्लाई तो बहुत कम कंज्यूम होगा, और पावर सप्लाई कम कंज्यूम होने के साथ साथ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर, क्योंकि वहाँ पे रीड राइट है, डिस्क घूमेगी, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्ट एक चिप है, चिप के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जो यहाँ पर बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज किया गया है, जो आप बोलते हैं सिलिकॉन वैली, तो यहाँ पे सिलिकॉन की चिप डिजाइन की गई है SSD। इसकी अगर आप देखो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 240 GB की जो है SSD कार्ड है, 240 GB तक इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इससे ज्यादा भी आते हैं, इससे कम भी आते हैं, ठीक है। ये डिपेंड है कि हम कौन सा कंप्यूटर यूज करें, किस कंप्यूटर में कितनी मेमोरीज है, और जिस कंप्यूटर में SSD होगा वो ज्यादा फास्ट होगा, और जिस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होगा एज कंप्यूटर SSD इज वर्किंग फास्ट एज कंप्यूटर हार्ड डिस्क। क्यों? हार्ड डिस्क से फैच करने में टाइम लगेगा क्योंकि रीड राइट हेड का कंसेप्ट है, और यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करने में बहुत ही स्पीड में डेटा जो है एक्सेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से SSD का हो गया। ऑप्टिकल डिस्क सारी सीरीज है, DVDs है आपके पास, सीरीज है आपके पास, DVDs है आपके पास, ब्लू डिस्क है आपके पास, ठीक है। तो जो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज यूज होते हैं एज ए डेटा स्टोरेज, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। वंस आपने CD और DVD पे डेटा डाल दे, फिर आप उसको रिवराइट नहीं कर सकते, उस पर आप डेटा और नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो हाउएवर देयर स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड कंप्यूटर, लेकिन अगर हम बात करें एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट डिस्क, CD और DVD में उतनी ज्यादा जगह नहीं होती है, उतनी GBs में नहीं होते हैं। वो 240 GBs में तो आपकी CD 240 GBs नहीं होगी, आपका जो है ब्लू रे डिस्क उतनी GBs का नहीं होगा, आपकी DVD उतनी GBs का नहीं होगा। वो मतलब कहा जाता है कि इनकी मेमोरीज कम होती है एज कंपेयर टू जो है हार्ड डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद फ्लैश ड्राइव, जैसे मैंने बोला था, फ्लैश मेमोरीज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस। फ्लैश डिवाइस आता है आपकी पेन ड्राइव फ्लैश डिस्क में आ जाता है, आपकी मेमोरी कार्ड फ्लैश डिस्क में आ जाता है। फ्लैश ड्राइव नोन एज USB ड्राइव, जो USB पे कनेक्ट करते हैं। थंब ड्राइव यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। दे आर कम्पैक्ट, पोर्टेबल एंड ऑफर ए कन्वीनियंट वे। तो आज हमने मेमोरीज के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरीज और सेकेंडरी मेमोरीज को डिस्कस कर लिया, प्राइमरी मेमोरीज के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी मेमोरीज की कुछ टाइप्स को भी। इसके अलावा भी बहुत सारी मेमोरीज है, ठीक है। और अगर आप चाहते किसी मेमोरी पे कोई पर्टिकुलर वीडियो डालना तो आप कमेंट्स में लिखना ना भूले। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आउटपुट डिवाइसेस पे होगा, हम आउटपुट डिवाइस को भी समझ